आउटकम के तौर पे मैं बताता हूँ कि रिजर्वेशन के बेस है, जो जो पब्लिक सेक्टर या गवर्नमेंट सेक्टर की बात है, जिसपे जो कि रिजर्वेशन का बेस है, उसको अगर आंकड़ेवारी आप देखेंगे तो उसमें करीबन 40 to 45% का कटौती हुई है। हवा में हम बात करते हैं कि कास्ट सेंसस बराबर है कि नहीं बराबर है एंड ऑल दैट काइंड ऑफ थिंग। अल्टीमेटली दिस इज द स्टेट ऑफ आवर पब्लिक इंटेलेक्चुअलिज्म। जब राहुल गांधी ने यात्रा की, सेंसस की बातें करते रहे, मंडलाई पार्टी तो सालों से सेंसस डिमांड करते रहे, तो इससे मैस ट्रैक्शन बन गया था। और जब देयर वाज अ ह्यूज अपील अमंग द बैकवर्ड कास्ट कि उनका जो नंबर है वो उनको डैम्पन हुआ है, उनका जो व्यूज है उनको दिया नहीं गया है, ये सारी बातें। सिक्स्थ जो सेंसस है 1931 में, और आई थिंक कि बाबा साहब उस आंकड़े से ऑलमोस्ट वो एग्री थे कि अनटचेबल्स भारत में इतने हैं, इसलिए संविधान सभा में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कास्ट सेंसस को लेकर शायद डिबेट नहीं हुई, हालांकि रिजर्वेशन को लेकर डिबेट जरूर। व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड दैट? जातियां आपस के इर्द गिर्द ही सिर्फ ऊंच नीच की भावना से लड़ते रहे कि मैं तो तेरे से ऊंचा हूँ, तू मेरे से नीचा है, इसी में। लेकिन दे नेवर एक्चुअली चैलेंज द स्ट्रक्चर एज सच। लोगों ने कहा कि वो बुद्धिस्ट है या जैन है, तब भी एक्चुअली वो प्रैक्टिस कास्ट इन सोसाइटी। 1871 में सेंसस की शुरुआत हुई। 1881 में उन्होंने खासी तौर पे एक्चुअली कास्ट को भी एन्यूमरेट करना शुरू किया, और 1931 तक ये माजरा चला। जहाँ तक किताबों की बात है तो मैं खुलासा कर दूं कि पहले तो मैंने काफी 20 से ज्यादा किताबें नौकरी करते हुए पब्लिश की है। मैं नहीं समझूंगा कि वो खराब टाइम था, मेरे ख्याल से वो प्राइस था जो मैं डिजर्व नहीं करता था। तो इस रेजिम ने मुझे शायद वो ऑनर दिया है कि मुझे लगता था कि मैं डिजर्व नहीं करता हूँ। किताब पर चर्चा। दोस्तों, आपको पता है कि अम्बेडकरनामा का एक खास सेगमेंट है, इसमें रेलेवेंट और जो फ्रेश, जो ताजा किताब जो पब्लिश होता है उस पर हम चर्चा करते हैं। आज हमारे साथ एक खास मेहमान, पहली बार अम्बेडकरनामा पर, लेकिन पहचान की जरूरत नहीं है, बताने की जरूरत नहीं। आनंद तेलतुंबड़े साहब, मल्टीलिंगुअल स्कॉलर, संपादक, लेखक, ऑल इन वन। कई किताबें प्रकाशित की है उन्होंने। कई बार आग्रह मैंने किया था कि आप आए अम्बेडकरनामा पर, आप बोलें। इनकी एक किताब का मैंने कई वीडियो बनाया था, भारत और साम्यवाद, वो 8 एपिसोड हमने उस किताब पर बनाए थे। कई किताबों के लेखक है तेलतुंबड़े साहब, कुछ नाम मैं बता देता हूँ। अभी हाल ही में जो किताब आई है, पहले वो ना बायोग्राफी है बाबा साहब की, आइकोनोक्लास्ट। उसके बाद लेटेस्ट जो अभी आई है, जिस पर आज हम चर्चा करने वाले हैं, कास्ट कॉन्सेंसस, रिपब्लिक ऑफ कास्ट, द रेडिकल इन अम्बेडकर, खारलांजी, विदर ह्यूमन राइट्स इन इंडिया। ये लेटेस्ट है, तीसरी किताब है 1 साल के अंदर, द सेल्फ एंड द सोल। 3 किताबें 1 साल के अंदर। मैं एकेडमिक्स में हूँ, यूनिवर्सिटी में बहुत लोगों को जानता हूँ जो प्रोफेशनल एकेडमिशियन है, जो यूनिवर्सिटी में भी पढ़ा रहे, शायद कई वर्षों में भी एक किताब नहीं लिखते हैं, लेकिन 3 किताब 1 साल में, वो भी। तेलतुंबड़े साहब बहुत ही अपने जीवन के बहुत ही खराब दौर से गुजरे, जेल में रहे कई वर्षों तक, और उससे निकलने के बाद किताब उन्होंने 3 प्रकाशित की है। उनकी यात्रा पर भी बात करेंगे। प्रेजेंट दलित पॉलिटिक्स, महाराष्ट्र विज़ इंडिया, क्या चल रहा है दलित पॉलिटिक्स, इस पे भी बात करेंगे। और साथ साथ देश में दक्षिण पंथ के उभार के साथ क्या हो रहा है। जो पार्टी कास्ट सेंसस का विरोध करती रही है, वो पार्टी कास्ट सेंसस कराने जा रही है 26-27 के भीतर। क्या इस कास्ट सेंसस से जो बाबा साहब का ड्रीम प्रोजेक्ट था, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, ये पूरा हो पाएगा, या कास्ट सेंसस से सामाजिक न्याय संभव है, या इससे जातियों के अंदर गोलबंदी, गुटबंदी होगी और जातीय मुठभेड़ हो सकता है। क्या है आरएसएस बीजेपी की रणनीति, ये भी समझेंगे। और सीधे चलते हैं तेलतुंबड़े साहब के पास और उनसे बात करते हैं लेटेस्ट बुक कास्ट कॉन्सेंसस। स्वागत है सर, जय भीम सर। इनिशियल इंट्रोडक्शन, उसके बाद आपको ही बोलना है जी। सबसे पहले सर ये बताएं, बहुत ही खराब दौर से आप गुजरे हैं,
बॉम्बे में आपसे मुलाकात हुई थी एक बार, लेकिन चर्चा नहीं हो पाई। क्या बहुत ही आपने एक भाई खोया, चाचा जी खोए, वो क्या समय था, थोड़ा सा हमारे दोस्तों को बताइए। और हिंदी हिंदी बेल्ट में आपका बोलना लगातार बेहद जरूरी है। धीरे धीरे आप इस सारी किताबों पर मैं चर्चा करूंगी। जी सर। या सर, क्या पूछा आपने, क्या करूं? मैंने पूछा कि जो आपका बहुत ही टर्बुलेंट टाइम्स रहा है, बहुत ही खराब समय रहा है, उस खराब समय को कैसे ओवरकम किया? लगातार 3 किताबें लिखना कोई आसान बात थोड़ी। आपके आपके भाई, आपके चाचा जी की मृत्यु हुई, आप जेल में बंद थे, बहुत ही खराब एक्सपीरियंस रहा होगा। तो थोड़ा सा एक्सपीरियंस के बारे में बताएं, और कैसे ओवरकम करते हैं इन सारे तकलीफों को, और कैसे लगातार प्रोडक्शन ऑफ नॉलेज आप करते जा रहे हैं। जी सर। या अ, मैं नहीं समझूंगा कि वो खराब टाइम था। मेरे ख्याल से वो प्राइस था जो मैं डिजर्व नहीं करता था। तो जी इस रेजिम ने मुझे शायद वो ऑनर दिया है कि मुझे लगता था कि मैं डिजर्व नहीं करता हूँ। जी तो इसे खराब टाइम तो बोलेंगे नहीं है, क्योंकि शायद ही किसी को इस तरह से इस तरह का नसीब प्राप्त होता है कि जेल में जाए और टाइम गुजारे। तो ये भी अपना दिस इज अगेन समथिंग लाइक एक्नॉलेजमेंट बाय द रेजिम जी दैट जी। हाँ, I'm a true मेरी भी dissenter। गिरफ्तारी हुई थी, लेकिन वो जेल नहीं, मेरी गिरफ्तारी मेरी भी हुई थी। उसके बाद 2 किताबें मैंने भी प्रकाशित की। जी सर, सॉरी। हम्म। तो जहाँ तक किताबों की बात है, तो मैं खुलासा कर दूं कि पहले तो मैंने काफी 20 से ज्यादा किताबें नौकरी करते हुए पब्लिश की है। ओके, जी और जी वह साधारण सी नौकरी नहीं थी। आई वाज द सीईओ ऑफ द कंपनी। जी तो जी। तब मैं लिखता था कि कार में बैठकर या एयरपोर्ट पे बैठकर या प्लेन्स में बैठकर, होटल में बैठकर, इस तरह से डिस्क्रीट वे में मैं किताबें लिखता था उन दिनों, और रात को पढ़ता था। तो ये मेरी करीबन ऑन एन एवरेज दिनचर्या थी। तो उस दौरान मैं इतना सारा कुछ करता था, और उसके बावजूद मैं आई हैव बीन सिविल राइट्स एक्टिविस्ट फॉर मोर देन 4 डिकेड्स। तो कहीं भी कुछ होता है, कोई गड़बड़ी होती है, सिविल राइट्स के वायलेशंस होते हैं, तो जहाँ तक पॉसिबल था मैं दौड़ जाता था इंडिया में कहीं पे भी। एंड देन हम लोग फैक्ट फाइंडिंग करते थे, पब्लिक को ऑर्गेनाइज करते थे, मीटिंग्स करते थे, सारा कुछ करते थे। तो इस तरह से पूरी लाइफ गई है। और अभी तो मैं क्रेडिट दूंगा इस रेजिम को कि मुझे अभी काफी कुछ टाइम दे दिया उन्होंने। कुछ कर तो बैठ सकते नहीं है, नौकरी चली गई, सब कुछ चला गया। तो अभी हम हमारे पास सारा ही टाइम है, तो दैट वुड रिफ्लेक्ट नेचुरली इन माय आउटपुट। सो इस दौरान इस साल में 4 किताबें आई है, और दो दो टू आर इन पाइपलाइंस। तो नहीं, जो बचे वाह, हुए ग्रेट। दिन है, बचे हुए दिन है दिसंबर के, उसमें आ रही है 2 किताबें। एक है अ, आपकी दिलचस्पी रहेगी कि दलित एंड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और जी जी दूसरी जी है जी। कि ये जो किताब है, हर्ष मंदर और दूसरे साथी हैं, उन्होंने एक कॉन्स्टिट्यूशन सीरीज पे कुछ 10-12 किताबों का कंसेप्ट किया था। तो उसके दौरान फिर उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि मेरी लास्ट किताब होगी, तो उन्होंने फिर ये किताब उस तहत आ रही है। और दूसरी किताब जो आ रही है, तो अम्बेडकर एंड इस्लाम। तो हम लोग ओह। नवयाना के एस आनंद और मैं जी जी मिलकर ये अम्बेडकर रीडर्स की संकल्पना की, और उसके हम दोनों भी को एडिटर्स है। जी तो जी। क्योंकि जो भी वॉल्यूम्स बाबा साहब के अभी तक पब्लिश हुए हैं, वो दे आर सो इल एडिटेड एंड इल इंडेक्स्ड दैट उनको समझना या उसको किसी रिसर्च के लिए यूज करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। तो एक जगह हम ऐसे ला रहे हैं, कुछ कुछ थीम्स हमने कंसीव की है। उस थीम पे जो एक्सपर्ट लोग हैं, जिस पे काम कर रहे हैं, वो लिखेंगे, एंड उस तरह से उस वेरी ऑथेंटिकली अम्बेडकर पेश होगा। तो ये सीरीज में पहली किताब मेरी आ रही है, जो रहेगी अम्बेडकर एंड इस्लाम। वाह, ग्रेट। वो धर्मांतरण पे थोड़ा सा हमने पढ़ा था, धर्मांतरण वाले इशू पे, इस्लाम को लेकर क्या उनकी अंडरस्टैंडिंग
अंडरस्टैंडिंग थी, लेकिन ये किताब आएगी तो और शानदार होगी। जी सर, Yeah. ये बहुत बड़ा काम है और 20 किताबें छापना लगातार, और 2 किताबें पाइपलाइन में है, ये बहुत ही मुश्किल काम है। मैं तो एक किताब एडिट करने में मुझे साल भर लग जाते हैं। बहरहाल सर, जो लेटेस्ट किताब आपकी आई है कास्ट कॉन्सेंसस, तो उसमें मैंने कुछ थोड़ा बहुत पढ़ा है अभी, और कि उसमें आप जो कास्ट सेंसस को लेकर जो आर्गुमेंट कर रहे हैं, 1 साल पहले कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में एक प्रोग्राम में मैंने कहा था, इसी तरह के प्रोग्राम में, कि कास्ट सेंसस इज ऑल राइट बट नेक्स्ट व्हाट। तो थोड़ा सा Yeah. कास्ट सेंसस की हिस्ट्री के बारे में बताएं, बिकॉज इट वाज स्टार्टेड ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड, देन व्हाट वाज द पर्पस। तो थोड़ा सा हिस्ट्री बताएं, उसके बाद फिर आपके लेटेस्ट आर्गुमेंट पे आएंगे। Yeah. नो, सभी को मालूम है कि जो कास्ट सेंसस है वो कॉलोनियल टाइम्स में शुरू किया, बिकॉज 1857 में जो रिवोल्ट हुआ था, उसमें अंग्रेजों का पूरा जो शासन था उसको हिला दिया था। अंग्रेजों को करीबन डिफीट का सामना करना पड़ा। तो जब एक्चुअली उन्होंने फिर क्राउन ने टेक ओवर कर दिया इंडिया का रूल, तब उन्होंने एक ठानी कि दे रियलाइज दैट दे डू नॉट नो इंडिया इनफ। सो इसलिए उन्होंने सारा कुछ, वो एनलाइटनमेंट से उनका रवैया आता है कि सारी चीजें कोडिफिकेशन, क्लासिफिकेशन वगैरह से समझ सकते हैं मैपिंग, हाँ, तो मैपिंग, उस मैपिंग एटसेट्रा। सो that way they sent a battery of enumerators, ethnologies etc to India, और उसके तहत उन्होंने सारी मेजरमेंट्स लेना शुरू कर दिया। लोगों के नाक मापे, कान मापे, फोरहेड की ऊंचाई मापी, all those kinds of things, and started categorizing। तो उसी तहत में एक्चुअली सेंसस भी शुरू हुआ। 1871 में सेंसस की शुरुआत हुई। 1881 में उन्होंने खासी तौर पे एक्चुअली कास्ट को भी एन्यूमरेट करना शुरू किया, और 1931 तक ये माजरा चला। तो क्या हुआ कि कास्ट को पहले एक्चुअली समझना चाहिए। जब मैंने ये किताब लिखना शुरू किया, इसकी जेनेसिस ये थी कि मैंने फ्रंटलाइन ने मुझे रिक्वेस्ट किया था कि एक कास्ट सेंसस की जब बहुत सारा नॉइज क्रिएट हो रहा था, तो फ्रंटलाइन ने मुझे कहा कि आप एक आर्टिकल लिखें। तो मैंने उस पे आर्टिकल लिखा, एंड देन वो काफ़ी उसकी चर्चा रही। उसके बाद में मैंने एक लीफलेट में भी एक आर्टिकल लिखा था। एक उन दिनों मैं एक कॉलम लिख रहा था वहाँ पे, तो उस कॉलम में भी मैंने काफ़ी कुछ पोस्ट किया, और उसकी भी काफ़ी चर्चा हुई। तो बाद में नवयाना के एस आनंद है, उन्होंने मुझे लगा कि कुड बी मेक अ बुक ऑन इट। तो हमने सोचा होगा, चलोगा। एज आई वोंट एक्चुअली एग्रीड, and then what happened was when I sat to writing a book, मुझे लगा कि ये सिर्फ सेंसस पे लिखना क्या जरूरी है, बिकॉज जो कुछ बोलना था मैंने तो बोल भी दिया। तो मैंने ये महसूस किया कि जो सेंसस के बारे में प्लस और माइनस मीनिंग फॉर एंड अगेंस्ट वगैरह में जो है, मुझे कॉमन एक मिसअंडरस्टैंडिंग कास्ट के बारे में लगी। हाँ, कास्ट के बारे में या डेटा के बारे में या एन्यूमरेशन के बारे में, ये सारी जो कंसेप्ट्स है इसके बारे में मुझे एक मिसअंडरस्टैंडिंग का एहसास हुआ। और इसके लिए मैंने सोचा कि इसे मैंने अगर किताब ही लिखना है तो फिर इसको सुलझाना पड़ेगा। तो इसलिए मैंने दूसरा अप्रोच लिया, और पूरा कास्ट की हिस्टोरिसिटी लेकर फिर डेटा साइंस से डेटा माने क्या और क्या होता है, और मेजरमेंट माने क्या, ऑल दोस काइंड्स ऑफ थिंग आई हैव एक्सप्लेन्ड इन द बुक। तो बेसिकली हम सेंसस की बात कर रहे हैं। तो कास्ट एक ऐसी एंटिटी है कि बाबा साहब ने भी कहा, आपको मालूम होगा कि इट्स एक्चुअली कास्ट इज अ नोशन। ही सेड कास्ट इज अ नोशन, यू नो। कास्ट कोई ब्रिक एंड मॉर्टर का ऑब्जेक्ट नहीं है जिसकी की लंबाई चौड़ाई मापी जा सकती है, एक नोशन है। तो आपने कास्ट को कैसे जानेंगे आप? तो जैसे कि SECC 2011 में यूपीए गवर्नमेंट ने बहुत रिलक्टेंटली surveyed through 2 of the ministries, because that was not a census. They were still resisting that that caste to be included in the regular census. So 2011 में उन्होंने फिर ये सर्वे किया,
और उसमें कास्ट का नंबर आया था 4.6 प्लस मिलियन, ठीक है, 46 lakhs। तो लोगों ने ये समथिंग लाइक पीपल थॉट इट्स अ रिडिकुलस नंबर, बहुत सारे हम्म, है, ओवरलैपिंग्स है, ऐसा वैसा। मैं मानूंगा कि शायद वो सच के करीबन करीब नंबर है, बिकॉज जैसे भी लोगों ने कहा वो एन्यूमरेटर्स थे 2011 के, उन्होंने रजिस्टर करते गए। तो यही यही एक सच्चाई है कास्ट की, कि आप हम्म, कहीं भी आप उसको पकड़ नहीं पाएंगे। ब्रिटिशों के टाइम पे क्या था कि तब तक जो कास्ट जो चला रहा आ रहा है, हम उसके इसमें नहीं जाएंगे, कास्ट की पैदाइश कैसे हुई और कहाँ ओरिजिनेट हुई हम्म, है, because that remains the hypothetical, and हम्म, at the most you can have a something like a plausible hypothesis about it, but not no one can say concretely how it originated, right? Because it originated in the darker times of Indian history. So होता क्या है कि कास्ट ये एक वर्ल्ड अपना लाइफ वर्ल्ड हो गया था। जैसे भी बनी कास्ट, तो एक कास्ट लोगों का लाइफ वर्ल्ड बना था। और जो शमन आइडियोलॉजीज है, बुद्धिज्म, जैनिज्म से जाने जाते हैं, और उसके पहले भी काफी स्ट्रीम्स थे, वो गायब हो गए हिस्ट्री में। तो इन लोगों ने उसको अपोज किया है। ब्राह्मणिज्म की बात थी तो उन्होंने उसको कंसिस्टेंटली अपोज किया। बट व्हाट हैपेंड कि दैट दे कुड नॉट डेंट द लाइफ वर्ल्ड। ये भी एक गलत फहमी है कि उन्होंने जैसे बुद्ध ने है या वगैरह की कास्ट के साथ लड़े हैं वगैरह वगैरह। सोसाइटी में एक कास्ट रही है और बाद में बिहारों में एक कास्ट रही है, तो आइडियोलॉजी के तौर पे उन्होंने अपोज किया, लेकिन जो एग्जिस्टेंशियल कास्ट थी उसको उसको डेंट नहीं कर सच। पाए। तो ये चलता हम्म, रहा सिलसिला, जबकि लोगों ने कहा कि वो बुद्धिस्ट है या जैन है, तब भी एक्चुअली वो दे प्रैक्टिस कास्ट इन सोसाइटी। सो दिस वे हम्म, इट रिमेन्ड अनडेंटेड। सो पहली बार जब एक्चुअली एज समथिंग लाइक यहाँ पे इस्लामिक सिविलाइजेशन आया, तो दैट वाज समथिंग लाइक अ पैराडाइम शिफ्ट। तो लोगों को लगा, बट इस्लामिक सिविलाइजेशन आल्सो कुड नॉट डू मच। एक्चुअली सिर्फ यह हो गया कि लोग जो निचला तबका था उनको एक एहसास हुआ कि यही नहीं हो सकता है, यही दुनिया नहीं है, इसमें दूसरे भी भगवान हो सकते हैं, दूसरे भी रिलीजन हो हम्म, सकते हैं जिसमें कि इक्वालिटी है। और लोगों ने काफी लोगों का एक्चुअली वहाँ पे एक्सोडस हो गया इस्लाम में। जहाँ जहाँ भी अर्बन सेंटर्स बने थे वहाँ पे लोग चले गए, कारीगर लोग या दलित लोग मजदूर बनकर, और उन्होंने इस्लाम इन कोर्स ऑफ टाइम, नॉट सडनली और समथिंग लाइक, नोबडी फोर्स्ड देम टू बिकम वन। हम्म, तो इस तरह उन्होंने उसने वो मुसलमान बने। ये एक पहला डेंट था, पहली बार। हाँ, लेकिन कास्ट सोसाइटी में ज्यादा कुछ उससे भी फर्क पड़ा नहीं। कॉलोनियल टाइम्स में ये सेंसस वगैरह है, उससे काफी कुछ हलचल मच गई, हम्म, काफी कुछ फर्क पड़ा। फर्क इस तरह का कि जो कास्ट थी पहले रिलेशनल थी, कॉन्टेक्चुअल थी, क्योंकि स्टैंड्स टू लॉजिक में उन दिनों कम्युनिकेशन के साधन नहीं थे, ट्रांसपोर्टेशन के भी साधन नहीं थे। सो विलेज एक्चुअली assume something like सेल्फ कंटेंट इकोनॉमी। ओके, एक हम्म, क्लास विलेजेस होते थे और एकदम जिसमें एकदम। हाट वगैरह होते थे, वो मार्केट होता था, उस तरह से वहां तक की ये ट्रांजैक्शंस है, मार्केट ट्रांजैक्शंस में सीमित। करेक्ट। तो आगे चलकर ब्रिटिश के टाइम में कम्युनिकेशन मीन्स आ गए और बाद में उन्होंने सेंसस भी एक किया, तो उससे उसके तहत जो रिलेशनल कॉन्टेक्चुअल एंड समथिंग लाइक वेरी फ्लूइड काइंड ऑफ कास्ट सिस्टम था, उससे वो लोग रिलीज हो गया। कॉन्क्रीटाइज हो गया, वो रिजिडिटी हम्म, हो गया, बिकॉज हम्म, कोडिफिकेशन में उनको पहले ये करना पड़ा कि हाँ हाँ ये माने ये माने ये। अगर आदमी बोलता है कि मैं महार हूँ, या कोई दूसरा महार हो कि सब कास्ट का उच्चारण करता है, तो हाँ वो महारी है। तो ऐसा, ओके, ये दिस आर द काइंड्स ऑफ कोडिफिकेशन फॉर एनुमरेटर्स। तो ये होने के बाद लोगों को एक एहसास हुआ कि एक डाउन साउथ में कहीं पे कोई कास्ट है, तो उसको लगेगा कि नहीं, हम यहीं पे नहीं है, विलेज में ही कास्ट नहीं है, ये तो मणिपुर में भी है। तो इस तरह से, नेशनल कैरेक्टर। हाँ, तो एक्चुअली नेशनल। इट बिकम्स समथिंग लाइक अ पैन इंडियन आइडेंटिटी ऑफ कास्ट। सो इससे पहले तो क्या हुआ कि जब तक ये कास्ट के संदर्भ में जो भी ऊंच नीच की भावनाएं थी, कि बहुत लोग ऐसे
सोच रहे थे कि हमारी जाति जो उनको समझते थे लोग उससे ऊंची है। ओके, जातियों का ये बहुत देर तक जिंदा रहना भी इसका एक कारण रहा है कि जातियां आपस के इर्द गिर्द ही सिर्फ ऊंच नीच की भावना से लड़ते रहे कि मैं तो तेरे से ऊंचा हूँ, तू मेरे से नीचा है, इसी में। लेकिन दे नेवर एक्चुअली चैलेंज द स्ट्रक्चर एज सच। तो ये भी एक ये है, जैसे कि ये जो कोएगुलेशन है या जाति का जो एस्पिरेशनल थिंग है कि हमारी जाति ऊंची है, ये सारे मिडिल जातियां थी, उन्होंने ये क्लेम करना शुरू कर दिया। जैसे आपके बिहार में जान सकते हैं कि भूमियार है। भूमियार इज एक्चुअली कल्टीवेटर कास्ट, ओके, जो शूद्रों में आती थी एज अ मैटर ऑफ फैक्ट। लेकिन जमीन की वजह से उनको किसी किसी पॉकेट में काफी पावर मिला। और उस पावर का उन्होंने इस्तेमाल करके, और उन्होंने जाना कि हमारी ये ताकत है, तो उन्होंने एन्यूमरेटर्स और ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटर्स है उसको रिप्रेजेंट करके बोला कि नहीं, हम लोग ब्राह्मण है, और वो चिपक गया। आज भूमियार को ब्राह्मण कहते हैं। तो इस तरह की काफी कुछ जातियां हैं, उन्होंने उस तरह से क्लेम्स टेक करना शुरू किया। बाद में आगे चलकर जब रिजर्वेशन की बात आई, तो जो लोअर कास्ट है, तो उसमें भी वही भावना आ गई कि बाद में वो एक्चुअली कॉम्पिटिटिव बैकवर्डनेस, बिकॉज बैकवर्डनेस एक्चुअली गॉट इनटू फॉर द रिजर्वेशन सेक, यू नो। और जो सेपरेशन की भावना है कि दलितों में भी ये भावना आई थी कि हम एक अलग कौम है। क्यों आई? क्योंकि ब्रिटिशों ने किया कि पूरा पॉलिटिक्स को ये कास्ट और रिलीजन का यूज करके उन्होंने एक पूरा कम्युनलाइज कर दिया था कि यहाँ ब्रिटिश इंडिया को नेशन समझते ही नहीं थे। दिस वाज अ कॉन्जरी ऑफ कास्ट फॉर देम, कम्युनिटीज फॉर देम, राइट, जो कि कास्ट में बटी है या रिलीजन में बटी है। तो इस तरह ब्रिटिश समझते रहे। तो बाद में ये चलकर दलितों का जो सेपरेट काइंड ऑफ आइडेंटिटी का मूवमेंट हुआ, एंड उसके तहत फिर बैकवर्डनेस, हम लोग बैकवर्ड है या हम लोग एक्सेप्शनल है, उसके लिए हमको सेपरेट इलेक्टोरेट चाहिए, हमारे सेपरेट प्रतिनिधि चाहिए, ये सारी डिमांड्स आती रही। तो ये सारे बदलाव थे वो एक 1920s onwards, ना 1920s onwards, that's right, when election, हाँ, the actually मोर्लेमेंटो रिफॉर्म्स जो आए 1908 में, उसमें एक्चुअली उसका सीड है। लेकिन बाबा साहब तब तो छोटे थे, वो तो पब्लिक लाइफ में आने की साउथ बोरो कमिटीज, या 2008 में वो कुछ 17-18 साल के होंगे, कॉलेज में थे, तो उनको मालूम नहीं था ये। बट बाद में आगे चलकर उन्होंने उसी को क्लू लेके फिर वो सेपरेशन की भावना वगैरह, सेपरेशन का आर्टिकुलेशन है वगैरह चालू हुआ। बिकॉज मुस्लिम लीग ने जब मिंटो थे उनके सामने पेश किया था कि ये आदिवासी और दलित कोई हिंदू नहीं है, उनको सेपरेटली गिना जाए, क्योंकि दिस वाज ऑब्वियस, बिकॉज इफ देयर नंबर्स, हिंदू का नंबर अगर डिप्रेस हो जाता है तो मुसलमानों को, मुस्लिम लीग को फायदा होगा, ज्यादा हिस्सा मिलेगा। तो ये लॉजिक था। तो खैर बाद में इलेक्शन आए तो और भी उसको ज्यादा क्या कहते हैं फिलिप मिला। नेक्स्ट जो रिफॉर्म्स का इंस्टॉलमेंट था मॉन्टेग-चेम्सफोर्ड रिफॉर्म, जिसमें कि इलेक्शन सिस्टम इंडिया में लाई गई, तो उससे और भी ये सेपरेशन और जो पॉलिटिकल आर्टिकुलेशन है उसका काफी फिलिप मिला। तो इस तरह सिर्फ कॉलोनियल टाइम्स में जातियों का ये बदलाव आया, और आगे चलकर फिर इंडिपेंडेंस के बाद काफी कुछ। एक सेकंड सर, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है, उसके बाद कॉमनल अवार्ड है, और लास्ट 6th जो सेंसस है 1931 में, और आई थिंक कि बाबा साहब उस आंकड़े से ऑलमोस्ट वो एग्री थे कि अनटचेबल्स भारत में इतने हैं। इसलिए संविधान सभा में, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कास्ट सेंसस को लेकर शायद डिबेट नहीं हुई, हालांकि रिजर्वेशन को लेकर डिबेट जरूर। व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड दैट? संविधान सभा और में
Look what happened after independence, because अभी जो मैंने कहा है तो एक ब्रिटिश स्ट्रैटेजी थी कि डिवाइड एंड रूल, उसके तहत ये सारी चीजें उनको फिट होती थी। ओके, देयर स्ट्रैटेजी वाज सोर्स्ड बाय दिस कास्ट, ईडीएम और रिलीजन। ये एक बात है। जब इंडिया ट्रांसफर ऑफ पावर हो गया तब उन्होंने क्या किया कि अ, जो निचला तबका था उनको ऑप्शन के लिए तो बहुत आसान था। तो एक्चुअली कोई भी डिबेट रिजर्वेशन पे नहीं हुई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पे। जिस रिजर्वेशन की बात करते हैं आप वो पॉलिटिकल रिजर्वेशन थे। पॉलिटिकल, ओके, हाँ। हाँ, पॉलिटिकल रिजर्वेशन, रिप्रेजेंटेशन, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन फॉर वेरियस कम्युनिटीज। बिकॉज उन दिनों क्या था कि सारी माइनॉरिटीज को सेपरेट इलेक्टोरेट्स एंड रिजर्वेशंस थे। ओके, और दलित तब माइनॉरिटी नहीं गिनी जा सकती थी, नहीं, जाती थी। नहीं। हिंदू हिंदू पॉपुलेशन का पार्ट थी। तो बाबा साहब ने पहली बार वो उनका साइमन कमीशन एंड देयर आफ्टर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस वगैरह में उन्होंने ये बात को बढ़ावा दिया कि नहीं, हम लोग वी डिजर्व सेपरेट इलेक्टोरेट, डी वन आल्सो राउंड टेबल हम्म। कॉन्फ्रेंस। बाद में वो पूना पैक्ट बना गांधी के प्रेशर के अंडर में। तो पूना पैक्ट में उन्होंने फिर मान लिया कि जॉइंट इलेक्टोरेट और नंबर ऑफ सीट्स। सो अंबेडकर वाज वेरी प्लीज्ड इनिशियली विद द पूना हम्म। पैक्ट, बिकॉज उनको पुणे पे, यस। उनको डबल से ज्यादा सीटें मिली। तो उनको काफी अच्छा लगा। लेकिन बाद में उनको उसके उसका जो बोली है उसका रियलाइजेशन हुआ, और बाद में वो बोलते उसके अगेंस्ट में बोलते रहे। मरने मरते दम तक उन्होंने इस पे आंदोलन किया कि ये पूना पैक्ट है पुणे इसको हटा। सत्याग्रह, पुणे सत्याग्रह। हाँ, वो काफी डायरेक्ट एक्शन वगैरह वगैरह हाँ। हुई थी जब कैबिनेट मिशन के बैकग्राउंड में। तो ये सारी बातें हुई। लेकिन ये सारी बात जो है, ये जो रिजर्वेशन है वो अंबेडकर के हाथ से स्लिप हो गया था और रूलिंग क्लास का असेट बन गया था। तो वो हम फिर उसका कुछ माने नहीं रहा। फिर अंबेडकर चिल्लाते रहे कि इसको अनल करना चाहिए। रूलिंग कास्ट के लिए वो असेट था, वो चलता रहा। उसके बाद में उनके मरने के बाद भी अभी वो चलता ही रहा है, क्योंकि ये रिजर्वेशन जो है वो 10 साल के लिए बाबा साहब ने रिलक्टेंटली मान लिया था कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में। लेकिन अभी हम देखते हैं कि 10 साल किसी की डिमांड भी नहीं होती, किसी दलित की डिमांड नहीं रहती है। वो 10 साल फिर में भी एक्सटेंड हो। ऑटोमेटिकली एवरी टाइम गेट्स रिन्यूड। तो ये एस्टेब्लिश हो गया है कि किसके हित में ये सारा कुछ रिजर्वेशन है। जिस रिजर्वेशन की बात आपने शायद की कि जो पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के रिजर्वेशन या एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के रिजर्वेशन, ये बात एक्चुअली यू कैन ट्रेस इट समथिंग लाइक टू पूना पैक के कलम 8 में। ओके, उन्होंने मान लिया था कि इसके बदले हमको एक पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में वगैरह है, दलितों को ये करेंगे, एकोमोडेट करेंगे, उनका रिप्रेजेंटेशन देंगे, ऑल दैट काइंड। हुआ क्या कि उन दिनों लोगों को ज्यादा लोग पढ़े लिखे नहीं थे, तो ब्रिटिशों ने भी माना कि ये कोटा सिस्टम इज इम्पॉसिबल एंड समथिंग लाइक अ प्रेफरमेंट सिस्टम, क्योंकि अगर आपके दलित नजर में है तो हमारे नजर में लाओ, तो हम उसको नौकरी दे देंगे। तो इस नौकरी तरह देंगे। बात चली। बाबा साहब फिर एग्जीक्यूटिव वाइसरॉयज एग्जीक्यूटिव काउंसिल में गए और 1943 में उन्होंने एक छोटा सा नोट लिखा, मेरे पास है, कि he said that this preferment policy is, I don't think it is working, and let's actually institute a quota system, fixed quota system. So 8.33 जबकि उन्होंने कॉम्प्रोमाइज लोक संख्या मानी और इस तरह से वो कोटा सिस्टम शुरू हो गया था। कि एक, तो ये जो इंडिपेंडेंस के बाद ये सारी बातें फिर आ गई है, तो ये सारा जो ढांचा था उन्होंने अडॉप्ट कर लिया, बिकॉज उस पर कोई ज्यादा बहस की जरूरत नहीं थी। वो सेपरेट इलेक्टोरेट तो चले ही गए थे दलितों के, और सेपरेट इलेक्टोरेट जो माइनॉरिटीज के थे, माइनॉरिटीज ने हम्म। भी जो पार्टीशन के कॉन्टेक्स्ट में माइनॉरिटीज भी मान ली कि उनको भी कुछ जरूरी नहीं है। उन जैसे मुस्लिम वॉज द मेजर माइनॉरिटी, उन्होंने कहा कि ओके हम भी रेडी है गिव अप करने के लिए, लेकिन हमको एक पीआर सिस्टम दीजिए। उन्होंने आशा की कि ये जो प्रोफेशनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम है इलेक्शन का, वो शायद आ जाए तो उनका भी रिप्रेजेंटेशन है वो इंटैक्ट रहेगा। लेकिन वो कुछ हुआ नहीं, उस पर काफी डिबेट हुई है। और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में इंटरेस्टिंग बातें हैं।
तो ये सारी बातें एक्चुअली इलेक्शन सिस्टम है उससे जुड़ी हुई है। जी। तो सर ये दो आर्गुमेंट जो मैंने शुरू में जो बातें कही, कास्ट, ये 7वां कास्ट सेंसस होगा, और मेरी समझ में शुरुआती से ही आरएसएस, मैं बीजेपी अभी नहीं कह रहा हूँ, कास्ट के एग्जिस्टेंस को नकारती रही है, कास्ट जस्टिस के खिलाफ रही है, कास्ट सेंसस के खिलाफ बोलती रही है। कास्ट सेंसस अभी तक, अभी मोदी साहब ने बात की थी 24 में 4 कास्ट की बात की थी, यूथ, वुमेन एंड मजदूर और बुजुर्ग, शायद यही 4 कास्ट की बात की थी। और या अचानक ये कास्ट सेंसस से एग्री हो गए। ये मुझे तो कई बार डाउट होता है कि कहीं ये बिल्ली को दही की रखवाली तो नहीं दे दी गई है, या आखिर कास्ट सेंसस होगा तो इसके मायने क्या, व्हाट नेक्स्ट, क्या लैंड का सवाल इसमें होगा, क्या इंडस्ट्री का सवाल होगा, क्या इससे सोशल जस्टिस इंश्योर होगा, या क्या इससे एनहिलेशन ऑफ कास्ट की ओर जाएगा कि जातियां जातियां मुठभेड़ की ओर जाएंगी, एक दूसरे से अच्छा लड़ेंगे। हुआ अच्छा हुआ कि आप ही ने बोल दिया कि जो कास्ट सेंसस के लिए बीजेपी का तैयार होना, ऑल ऑफ अ जी। सडन तैयार होना, आप हिस्ट्री यस। देखें, जो अभी हाल की हिस्ट्री देखें तो 21 में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि गवर्नमेंट का एक कॉन्शियस डिसीजन है कि कास्ट एनुमरेशन से जनरल सिस्टम का नहीं पार्ट कर। नहीं होगा। बिकॉज जब भी गवर्नमेंट की पॉलिसी होती है तो एक्चुअली सुप्रीम कोर्ट ऑल्सो गेट शट आउट। ओके, सो कोर्ट कुछ नहीं कह पाएगा। जो 24 इलेक्शन जो आए थे उसके दौरान मोदी ने काफी मैंने कैंपेन किया था कि जो कास्ट सेंसस का, बिकॉज उन दिनों काफी उभार था, राहुल गांधी ने वो एक बड़ा इशू बना दिया था। तो उनके उसके परिप्रेक्ष्य में ये नरेंद्र मोदी बोलते गए कि ये जो कास्ट सेंसस का आइडिया है एक अर्बन नक्सल आइडिया है, तो यहाँ तक वो गए। हाँ, लेकिन 24 इलेक्शन में उनको जो ब्रिटिशों को जैसा झटका मिला था वो 24 इलेक्शन ने इनको भी झटका दिया। वाजपेयी के जमाने में वो जो इंडिया शाइनिंग से वो शाइनिंग। डूब गए थे, वैसे इनकी गलत फहमी थी कि अभी उनको कोई हरा नहीं सकता है। तो 24 के इलेक्शन में दिखा दिया, और जो वोटर की लिस्ट है वो इमीडिएटली 24। नहीं है, एनालाइज करने के बाद इनको पता चला कि जो ऊपर ऊपरी तबका है बीसीज का, तो वो एक्चुअली इनसे अलग होता जा रहा है, दिखाई दिया स्पष्ट रूप से। सो दे वर ड्रिफ्टिंग अवे, बिकॉज जो ऊपर का तबका है बैकवर्ड कास्ट का, वो रिलेटिवली पढ़ा लिखा है, वो मोबिलिटी सीकिंग है। तो उन्होंने और दे कैन रीड थ्रू बीजेपी टैक्टिक्स, यू नो। सो दे रियलाइज दैट ये पार्टी जो है ये सारे फ्रंट पे फेल हो चुकी है, और इस पे विश्वास करना, बिकॉज ये एक्चुअली धड़ाधड़ झूठ बोलते हैं। तो ये वो तबका उनसे हटते हटते चला गया, दिखाई दे रहा था वोटर एनालिसिस में। और जो निचला तबका है वो उनको फेथफुल था, वो बड़ा रॉयल रहा। तो उन तबकों को उन्होंने कंसोलिडेट करने के लिए जरूरी था कि उनको ऐसा दिलाना कि उनका जो पॉपुलेशन का शेयर है उनको मिले। तो ये सब कास्ट के इससे ही हो सकता था, कास्ट सेंसस के जो एक एक्चुअली मास ट्रैक्शन हो गया था जब राहुल गांधी ने यात्रा की, सेंसस की बातें करते रहे, मंडलाई पार्टी तो सालों से सेंसस डिमांड करते रहे। तो इससे एक मैस ट्रैक्शन बन गया था, और जब देयर वाज अ ह्यूज अपील अमंग द बैकवर्ड कास्ट कि उनका जो नंबर है वो उनको डैम्पन हुआ है, उनका जो ड्यूज है उनको दिया नहीं गया है, ये सारी बातें। तो इसके तहत एक्चुअली एक ये कारण था। दूसरा कारण था कि आने वाले बिहार इलेक्शन में, हाँ, जो सेंट्रल पावर है वो तो नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू के कारण मोदी का प्राइम मिनिस्टरशिप पे ही है। तो अगर ये बीजेपी परसिस्ट करता है कि हमारी अपोजिशन रहेगी सेंसस से वगैरह, तो दैट वुड हैव रियली made them lose even by Bihar election, because that was also an endangered thing. नीतीश कुमार ने वहाँ पे काफी सर्वे करके करके कास्ट सेंसस का और बहुत सारी पब्लिसाइज हो गया था। तो इस पे अगर उनका एली कास्ट सेंसस कराता है, वो फॉर है, और बीजेपी अगेंस्ट में है, तो वो भी एक ऑकवर्ड चीज बनती। तो ये दो बातें। और तीसरी बात बहुत महत्वपूर्ण ये है समझने के लिए कि कास्ट सेंसस में होगा क्या, बिकॉज बीजेपी ऐसे ही कुछ नहीं किया है।
बीजेपी जो ऊपरी तौर पे है वो सिर्फ वहां पे ही वो रुकती नहीं है। उनका एक जो लॉन्ग टर्म है, जैसे कि आपने निर्देश किया कि आरएसएस का कभी भी ये रवैया रहा है कि कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन को हटा दिया जाए, उसको अबॉलिशन ये उनका लॉन्ग टर्म गोल था। तो जो कास्ट सेंसस बनेगा उसमें व्हाट आर द लाइकली आउटकम, जो अपर कास्ट की जो जो रीच अपर कास्ट है, हाँ, वो तो कोई कास्ट सेंसस में क्या कहते हैं पार्टिसिपेट करेंगे नहीं। आपने सुना होगा नारायण मूर्ति, जी सुधा मूर्ति, कृष्णामूर्ति। पब्लिक हाँ। पब्लिक 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 में बोल दिया कि वो participate नहीं करेंगे। I don't think that any rich upper caste with is going to participate in that. Okay, तो सिंपल एक बात कहिए कि अंबानी अदानी भी नहीं करते हैं, तो पूरा उसका जो इतना अपना इनइक्वालिटी है, तो सारा एडवांटेज जो है अपर कास्ट का वो एक्चुअली वुड बी अंडरस्टेटेड ग्रॉसली। हाँ, वो भी उसी तरह दिखेंगे जैसे कि दलित है या कोई भी दूसरे कास्ट ग्रुप्स है। तो ये फिर एक नरेटिव सीड करने के लिए काफी होता है कि कास्ट इज नॉट अ पैरामीटर विथ विच द बैकवर्डनेस इज कोरिलेट। ओके, तो इस और ये थी कि कास्ट कास्ट इज नॉट अ salient factor, it's economic factor that actually हम्म। बैकवर्डनेस ऑफ पीपल। सो ये कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन है, फालतू है, इसने कुछ किया नहीं है, तो इसको हटा के अगर इकोनॉमिक हम्म। बेसिस पे लोगों को रिजर्वेशन दिया जाए तो उससे ज्यादा फायदा होगा। तो ये जो इससे लॉन्ग टर्म जो उनके गोल है वो भी सर्व हो जाएंगे। तो हम्म। इसकी वजह से मेरा ये मानना है कि ये जो थर्ड रीजन है, इसने बीजेपी को काफी दिलासा दिया और उन्होंने फिर ये मान लिया और सडनली डिक्लेयर कर दिया कि नहीं, हम एन्यूमरेट कर लेंगे, बिकॉज बीजेपी इज कैपेबल ऑफ managing the minor मैनिपुलेट। narratives that get emanated from the caste census. So that is not a big deal for them. तो सर एनिहिलेशन की तो कोई बात ही नहीं है, उसपे तो चर्चा नहीं का। जातियां और ज्यादा मजबूत होंगी क्या? जैसे अभी भी दलित जातियां आपस में मुठभेड़ कर रही हैं। माल मदिगा का है, यहाँ चमार, वाल्मीकि, चमार, खटीक, तमाम प्रदेशों का आंकड़ा है। चमार दुसाध आपस में एक दूसरे से राइवलरी कर रही हैं, मुठभेड़ कर रही हैं। और इसी तरह से बैकवर्ड में भी होगा, जब एग्जैक्ट रिजिट नंबर आ जाएगा तो वो भी एक नेशनल फिनोमेना बनेगा। तो क्या इसकी संभावना है कि पॉलिटिकल रिजर्वेशन दे दिया जाए, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन दे दिया जाए, लेकिन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स से पूरी वाइप आउट कर दिया जाए, एलिमिनेट कर दिया जाए, और आपस में सिर्फ पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए जातियां मुठभेड़ करें? क्या ये पॉसिबल है? ये एक ढकोसला रहा है, रिजर्वेशन एक ढकोसला रहा है। और एक्चुअली आप जानेंगे कि ये रिजर्वेशन का डिस्कोर्स ने ये तो बात साफ कर ली कि कोई भी आदमी इसकी बात नहीं करता है कि न्यू लिबरल जो पॉलिसीज है उसने सारा कुछ इसको निरर्थक कर दिया है। ओके, जो न्यू लिबरल पॉलिसीज है एक्चुअली जो कास्ट सेंसस है, इससे एक प्रश्न बहुत नजदीकी से जुड़ा है कि जो 30 इयर्स तक हमने न्यू लिबरल पॉलिसीज यहाँ पे लाई और अभी भी चल रहा है, मैंने इससे न्यू लिबरल पैराडाइम, तो अब न्यू बहुत लिबरल तेजी से चल रहा है। हाँ, और हाँ तेजी से चल रहा है। बिकॉज क्या है कि टिपिकली आप पॉलिटिकल इकोनॉमी की बात करें तो न्यू लिबरल जो पॉलिसीज है उसका उनको रियलाइज हो गया कि ये फेल्यूर है, ये हो नहीं सकता है। तो इसलिए स्टेट को, दिस इज द लास्ट चांस फॉर कैपिटलिज्म टू सर्वाइव, दैट स्टेट बिकम्स फैसिस्ट एंड दे बिकम्स अ प्रोटेक्टर ऑफ न्यू लिबरलिज्म। तो ये दौर, इस दौर में हम आज है। ओके, तो इस डिस्कोर्स को एक्चुअली पूरा साइडलाइन करना, यही कास्ट सेंसस ने अचीव कर लिया है। यू नो, कास्ट सेंसस कास्ट के ऊपर की डिस्कोर्स है। आप सिंपल बात है कि जो इस दौरान 90 के बाद में सारे जो रूरल डोमिनेंट कास्ट है उनकी एक आंदोलन बने हैं कि उनको भी रिजर्वेशन चाहिए। ओके, क्यों चाहिए, ऑल ऑफ ए सडन क्यों चाहिए उनको रिजर्वेशन? ये इसके लिए चाहिए कि जो न्यू लिबरल पॉलिसीज है उसने उनको भी उनका भी जो हिस्टोरिकल एडवांटेज था, उनका कंट्रोल था लैंड पे, लोकल पॉलिटिक्स पे या स्टेट रिसोर्सेज पे, ये उनका कंट्रोल जाता रहा।
जो दो बातें हैं कि एग्रेरियन डिस्ट्रेस है एंड सॉर्ट ऑफ न्यूलिबरल डिस्पोजिशन। ओ, तो ये दोनों भी बातें उनको नड़ी है, बिकॉज उनके जो एग्रीकल्चर सब्सिडीज थे उसका विड्रॉल हो गया, लेकिन जो वर्ल्ड मार्केट है, बिकॉज उनके जो कमोडिटी मार्केट्स है उसकी वोलेटिलिटी वो सफर कर रहे हैं, एंड देन न्यूलिबरलिज्म इंड्यूस्ड लॉट्स ऑफ सॉर्ट ऑफ क्लाइमेट स्ट्रेस। सो ये तीन बातें हैं जिससे कि उनका हिस्टोरिकल एडवांटेज जाता रहा। नेक्स्ट कि न्यूलिबरल पॉलिसीज है, दे सम वे प्रिविलेज अर्बन कैपिटल। हम्म अर्बन कैपिटल और जो अपर कास्ट का जो सर्विस एलिट है, जो बैंकिंग आईटी वगैरह के सेक्टर्स खुले हैं हम्म लिबरलिज्म के बाद में, तो इसको ज्यादा वो वैलोराइज करता है, ज्यादा प्रिविलेज करता है। तो इससे भी उनको एक हीट सी महसूस हुई, रिलेटिव डिप्रिवेशन का भावना उनके उनमें जागी कि हमको कोई स्कोप नहीं रहा है, तो रिजर्वेशन के सिवा कुछ नहीं। बिकॉज एक अगेन क्या हो गया, तो तीसरी बात यह है कि देयर हैज बीन पॉलिटिकल इंस्ट्रूमेंटलाइजेशन ऑफ कास्ट। जो बीजेपी जैसी पार्टियां हैं, उन्होंने एकदम ये एकदम फ्रस्ट्रेशन को चैनल कर दिया कि नहीं, ये आपका, ये, हाँ, कोई ना कोई आपको भी रिजर्वेशन मिलना चाहिए। तो इसलिए ये सारे आंदोलन बने। जो पटीदार है गुजरात के, मराठा यहाँ के, या कहीं भी जाइए आप, गुर्जर्स है, जाट्स है, कपूस है, ऑल दीज काइंड्स ऑफ वेरी डोमिनेंट रूरल कास्ट एक्चुअली स्टार्टेड डिमांडिंग रिजर्वेशन। और लोअर कास्ट में हम्म भी वही भावना आ गई कि वो भी एक्चुअली सिक्योर नहीं थे, तो उनको भी लग रहा था कि अभी लोअर कास्ट क्या मांग सकते हैं। तो लोअर कास्ट मांगेंगे कि अहो ये चमार है या महार है, इन्होंने सारा कुछ रिजर्वेशन गड़प कर दिया, हमको जो माइनर हम्म दलित कास्ट है उनको कुछ बचा नहीं है, तो हमारे लिए हमारे हिस्से का रिजर्वेशन चाहिए। तो ये जो दो बातें हैं कि रूरल हम्म डोमिनेंट कास्ट का रिजर्वेशन की डिमांड करना, और दूसरी बात है कि लोअर का जो रिजर्व कास्ट है, उन्होंने सब कैटेगराइजेशन का, सब क्लासिफिकेशन की डिमांड करना। दीज आर द ट्विन रिएक्शन फॉर द टू द सेम काइंड ऑफ न्यू लिबरल डिवास्टेशन। ये समझने की बात है, लेकिन इसकी कोई चर्चा नहीं होती है नहीं वो। होती है चर्चा। हाँ, सो हवा में हम बात करते हैं कि कास्ट सेंसस बराबर है कि नहीं बराबर है, एंड ऑल दैट काइंड ऑफ थिंग। अल्टीमेटली आउट 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 दिस इज द स्टेट ऑफ आवर पब्लिक इंटेलेक्चुअलिज्म। जी जी, अल्टीमेटली आउटकम क्या होगा उस पर कोई असेसमेंट नहीं है, कोई एनालिसिस नहीं है कि व्हाट विल हैपन टू द सेंसस। आउटकम के तौर पे मैं बताता हूँ कि रिजर्वेशन के बेस है, जो जो पब्लिक सेक्टर या गवर्नमेंट सेक्टर की बात है, जिसपे जो कि रिजर्वेशन का बेस है, उसको अगर आंकड़ेमारी आप देखेंगे तो उसमें करीबन 40 to 45% का कटौती हुई है। हाँ, वही तो किसकी बात करते हैं? आज इंडिया में 500 मिलियन एक वर्कफोर्स है। 500 मिलियन वर्कफोर्स, आप अगर मोटा मोटी देखा जाए तो 6% ऑफ दैट ओनली इज इन ऑर्गेनाइज सेक्टर, रेस्ट इज अनऑर्गेनाइज सेक्टर। 6% में जो गवर्नमेंट का जो तबका है, पब्लिक सेक्टर गवर्नमेंट वगैरह, उसका परसेंटेज पीक पे था तो 68%। अभी तो उतना होना ही नहीं है, उसको नहीं है। नीचे आ गया होगा। ओके, तो कितना हुआ? अगर आप ये सिंपल अरिथमेटिक भी करें तो आप जानेंगे कि जस्ट 3 से 4% ऑफ the entire workforce actually is related to this reservation base। और जी उससे भी जी आप देखिए, अगर आप मैक्रो टर्म्स में अगर बात करें कि गवर्नमेंट के इसमें ए बी सी डी क्लास होता है, सी और डी के क्लास तो वर्किंग क्लास है। ओके, मैंने खत्म। जब ये प्राइवेट सेक्टर की रिजर्वेशन की बात थी, मैंने एक पब्लिश भी किया है स्टडी कि हम लोग एक्चुअली पूना के इंडस्ट्री में जाके हमने हम मेरे कॉन्टैक्ट से मुझे लिस्ट मिली थी, और उसमें हमने पेरोल लिस्ट मिली, उसमें हमने जातियां फिर टिक टिक करना शुरू कर दिया, और जाना कि जो दलितों की संख्या है प्राइवेट इंडस्ट्री में, जो वर्किंग क्लास में, दैट वाज कमिंग मोर देन 35%। ओके, सो हाँ, तो क्या उसका माने क्या है कि अगर कल प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन लाए, उस टाइम का जो आर्ग्यूमेंट था मैंने दिया कि अगर प्राइवेट सेक्टर में प्राइवेट सेक्टर का रिजर्वेशन लाएगा तो 35 को रिड्यूस कर देंगे वो 15% में। 15%। हाँ, और जो स्टिग्मा, वो बेचारे लोग जिसको कि स्टिग्मा लगा नहीं है आज, वो जाने जाएंगे दलित था। हाँ, तो हम्म इस तरह की भी बातें होती रहेगी। तो ये सारी हवा में हम्म बातें हैं ना, जो आप जो जो एकेडमिक्स वगैरह वगैरह हैं वो तो बात करते हैं, तो उनको ग्राउंड रियलिटी का एहसास नहीं होता है।
मैं एकदम। ड्यू रिस्पेक्ट टू देम। वो बड़ा एक वर्ड है फील्ड स्टडी या कुछ बोलते हैं ना, फील्ड वर्क वगैरह वगैरह करके। हम्म। हम सब फील्ड में जन्मे हैं और फील्ड में रहे हैं, तो और हमको क्या। मालूम है चीज है। एक आखिरी सवाल। हाँ जी। महाराष्ट्र बहुत ही कल्चरल पॉलिटिकल अवेकनिंग का सेंटर रहा है। अभी आज के हालात में महाराष्ट्र विज इंडिया में दलित पॉलिटिक्स को कैसे आप देख रहे हैं? कहीं कुछ बचा है? अंबेडकर के नाम पर, बाबा साहब के नाम पर हर जगह पॉलिटिक्स हो रही है, लेकिन मेरी तो अंडरस्टैंडिंग ये बन रही है सर, जो मैं पढ़ रहा हूँ थोड़ा बहुत, कि बाबा हम्म, साहब के नाम लेकर बहुत सारा काम उल्टा पुल्टा ही चल रहा है। उल्टा ही चल रहा है, उल्टा भी नहीं। अगर आप यहाँ आते और कल यहाँ होते और चैत्य भूमि जाते हैं तो आपको उसका आंसर मिल जाता है कि कितने सारे खेमे हैं दलितों में बटे हुए। एक्चुअली वहां तक कि जो बिल बोर्ड्स है या पार्टी के स्टेजेस है उस पे ही सीमित नहीं है। पूरा दलित एक डिवाइड भी हो गया, बिकॉज इट्स डायरेक्शन लेस काइंड ऑफ कम्युनिटी बन गई है। जो अम्बेडकर हम्म। के नाम पे, अम्बेडकर का नाम लेके, बिकॉज इसमें भी एक स्टेट का हाथ है कि एक अम्बेडकर को एक यस। पोटेंट सिंबल आइकॉन बना दें और बाद में 200 मिलियन काइंड ऑफ पीपल है उसके इर्द गिर्द घुमा दो उनको। तो ये भी बात है जो इलेक्शन सिस्टम से जुड़ी हुई है, बिकॉज इसका थोड़ा सा भी चंक मिले, क्योंकि इतने बेवकूफ तो नहीं है पार्टियां, उनके पास सब कुछ है तो, लेकिन सारी पार्टियां वहां पे चैत्य भूमि में बाबा साहब के नमन करने के लिए जाती है। एंड जो दलित लोग होते हैं अपने, हमारे सामान्य दलित लोग जो कि जिनका की कोई स्टेटस नहीं है, वो 5 किलोमीटर के लाइन में बाबा साहब को नमन करने के लिए खड़े रहते हैं। हम्म। और ये जो पॉलिटिशियन जाते हैं तब वो पुलिस का ये वगैरह और सब ठप हो जाता है और वो जो लाइन है बंद हो जाती है और वहां पे उनको जाने तक फिर वो लाइन में खड़े रहते हैं, कोई रिएक्शन नहीं है एंड ऑल दैट काइंड ऑफ थिंग। So this is the ultra feudal way that the entire Dalit culture has now developed. And politics की तो बात ही नहीं है, पर अभी पॉलिटिक्स की बात इसलिए नहीं है कि सारे आंकड़े मौजूद है पिछले 2014 से लेकर बीजेपी के साथ पास शायद सारे पार्टियों उसको मिला सर, कर भी सबसे ज्यादा। उससे ज्यादा रिजर्वेशन सीट्स है। तो ये भी बातें काफी उसका दलित पॉलिटिक्स का एक्चुअली इंडेक्स है। हम लोग जाते हैं इन माइक्रो टर्म्स, इन 80s वगैरह हम लोग का यहाँ पे बहुत सारा काम था बॉम्बे में, सारे तबके में हमारी ऑर्गेनाइजेशन थी वगैरह, तो हम स्लम में वगैरह काफी हमारा होल्ड था। तो हम जाते हैं कि अभी काफी अरसा हो गया है, जाते हैं तो देखते हैं जो हमारे साथ लड़के थे वगैरह वगैरह अभी सारे बीजेपी के साथ है और जस्ट ए स्माइल, क्या करे सर, ऐसे ही हालत है अभी। दे डू नो दैट व्हाट इज हैपनिंग, बट प्रैक्टिकल बात यस। यह है कि उनके साथ है। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शानदार बातचीत के लिए। और आपसे अपेक्षा रहे कि उम्मीद करें कि आपकी जितनी किताबें उस पर अम्बेडकरनामा पर एक बार चर्चा हुई जाए, इसके अलावा रेलेवेंट इश्यूज पे भी चर्चा करेंगे। और दोस्तों, बाबा साहब को पढ़ने, फिर पढ़ने, बार बार पढ़ने की जरूरत है और समीक्षात्मक तरीके से, एनालिटिकल तरीके से पढ़ने की जरूरत है, क्योंकि आजकल गले में माला और विचारों पर ताला है। बाबा साहब की बड़ी बड़ी मूर्तियां बनाई जाएंगी, लेकिन उनकी किताबें उन्हीं के नीम के नीचे दबा दी जाएंगी। तो बाबा साहब पूजने की नहीं, पढ़ने की चीज है, उनको पढ़िए, समझिए काल और संदर्भ के हिसाब से। तो ये था तेतुमरे साहब की जो लेटेस्ट किताब है कास्ट कॉन्सेंसस, उस पर हमारी चर्चा। और जब अगले एपिसोड में मिलेंगे तो किसी और किताब पे, अभी 2 किताब और आने वाली है, मतलब लगातार आप तेतुमरे साहब को अम्बेडकरनामा पर सुनेंगे और सार गर्भित एक चर्चा, एक सार्थक चर्चा। पूरा वीडियो देखिए और लोगों को दिखाइए और सुनाइए जरूर। शुक्रिया सर, थैंक यू सर, जय भीम। थैंक यू।